एवरीवन, मैं ममता माहेश्वरी सोशल साइंस की टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्टडी कॉर्नर में। आज हम इस वीडियो में डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन दिल्ली से प्रोवाइड वर्कशीट करेंगे जो क्लास 9th की है और सब्जेक्ट सोशल साइंस, उसका पाठ लोकतांत्रिक राजनीतिक जीवन और लेसन का नेम होगा संस्थाओं का कामकाज। और डे 2 की आज हमारी 8 अक्टूबर 2020 यानी कि 8 अक्टूबर 2020 और वर्कशीट नंबर होगा 41 और टॉपिक होगा हमारा राजनीतिक कार्यपालिका। हमने पिछले टॉपिक में भी किए थे तो वर्कशीट नंबर 40 में 40 में राजनीतिक कार्यपालिका के अंग, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सब के बारे में हमने उस वीडियो में देखा था, उस वर्कशीट में भी देखा था। तो आज हम उसके आगे की वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना और अपने सभी फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करना। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देश में संसद द्वारा पारित विधेयक या कानून को असली जमा लागू पहनाने के लिए कार्यपालिका की जरूरत होती है। देश में कहाँ पे? हमारे भारत देश में संसद द्वारा जो भी कानून पारित किया जाता है, संसद द्वारा जो भी कानून या विधेयक एक ही होता है। कई बार पेपर में आपसे विधेयक पूछा जाता है और कई बार कानून पूछ लिया जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और विधेयक और कानून एक ही होता है। तो संसद द्वारा पारित विधेयक या कानून को अमली जामा मतलब लागू करना। कोई चीज़ को हमने बनाई है तो फिर हम अपने हाथों से कोई चीज़ बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो फिर सबको खाना खिलाते हैं ना। वैसे ही अगर देश में संसद के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है तो उसे या तो अमली जामा या लागू पहनाने के लिए कार्यपालिका की जरूरत होती है। अतः सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने वाली संस्था को कार्यपालिका कहा जाता है। सरकार ने जो भी कानून बनाया है, जो भी विधेयक बनाया, उसे कार्य रूप यानी कि अब जनता पर लागू करने के लिए या जनता पर कार्य रूप देने के लिए जो भी काम किया जाता है वो कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है कि कार्यपालिका उस पर लागू करेगी। जैसे तीन तलाक वाला था, और जैसे कि कश्मीर से 300 धारा हटानी थी, 370 की धारा हटानी थी, तो वो सभी कार्य कौन कर रहा था? कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। और कानून कहाँ बना था? संसद में पास हुआ था। तो अब कार्यपालिका, आज हम कार्यपालिका पढ़ेंगे। कार्यपालिका क्या होती है? तो कार्यपालिका के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट है अपना राजनीतिक कार्यपालिका और सेकंड पार्ट है स्थायी कार्यपालिका। तो राजनीतिक कार्यपालिका में क्या होता है? राजनीतिक कार्यपालिका, इनका निर्वाचन जनता के द्वारा एक खास अवधि के लिए किया जाता है। राजनीतिक कार्यपालिका में इनका निर्वाचन मतलब नियुक्ति, या हम किसी काम को करने के लिए हमारी कोई नियुक्ति करता है, तो इनका निर्वाचन जनता के द्वारा एक खास अवधि के लिए किया जाता है। एक खास अवधि यानी कि टाइम पीरियड फिक्स कर दिया जाता है। जैसे कि हमारे देश में 5 साल है, किसी दूसरे देश में 6 साल है, तो इस तरह एक टाइम पीरियड फिक्स कर दिया जाता है। अब हमारी स्थायी पालिका में क्या है? ये लंबे समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इनको स्थायी कार्यपालक या प्रशासनिक अधिकारी या सिविल सर्वेंट या नौकरशाह भी कहते हैं। ये लंबे समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इनको स्थायी कार्यपालक, जैसे कि सीएम होता है, वो
साल के लिए होता है, लेकिन एक कलेक्टर होता है या शिक्षा अधिकारी होता है, वो कितने समय, लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय, 60 साल के लिए होता है। और उनको एक स्थायी पालक भी कहते हैं, या प्रशासनिक अधिकारी भी कहते हैं, या सिविल सर्वेंट भी कहते हैं, या नौकरशाह भी कहते हैं। जैसे आपके प्रिंसिपल मैम है स्कूल की, तो वो एक क्या है, स्थायी पालक है, प्रशासनिक अधिकारी है। और जो सीएम है केजरीवाल जी है, तो वो है आपके एक अस्थायी, जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं और 5 साल के लिए ही चुने जाते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। देश में प्रधानमंत्री जो है वो सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी या गठबंधन वाली पार्टी के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है? जैसे कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त, अगर बीजेपी की सरकार आई है तो वो अपना राष्ट्रपति चुनाव करेगी, और अगर कांग्रेस की सरकार आई है, कांग्रेस पार्टी की, तो वो अपना बहुमत चुनाव करेगी। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा नहीं होता है, ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जो राज्यसभा और लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं, जितने भी विधायक होते हैं, वो सभी राष्ट्रपति के चुनाव करते हैं। और जो विधायक होता है उनकी चुनाव जनता के द्वारा होता है, प्रत्यक्ष होता है। जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। तो राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी है या गठबंधन वाली पार्टी के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। अगर कोई राष्ट्रपति पहले से नियुक्त है और बाद में लोकसभा का चुनाव होता है और उससे कोई पार्टी आती है बहुमत वाली या गठबंधन, गठबंधन का मतलब होता है कि 2-3 पार्टी आपस में मिलकर एक होना, तो वो गठबंधन कहलाता है। तो उससे अगर कोई प्रधानमंत्री या मंत्री की नियुक्ति होती है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री यह तय करता है कि अपनी पार्टी में किस किस को शामिल करना है। वर्षते वे संसद के सदस्य हों, लेकिन ये शर्त होती है कि वह संसद के सदस्य हों। ऐसे नहीं, अगर कोई संसद का सदस्य नहीं होता है तो वह मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो फिर उसको मंत्री बनने की 6 महीने के भीतर संसद के भीतर भी सदन का सदस्य चुना जाना जरूरी है। अगर कोई मंत्री संसद का सदस्य नहीं है तो फिर उसकी मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुना जाना जरूरी है। वह किसी भी राज्य का, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो या विधानसभा का, तो उसे 6 महीने के भीतर उसे चुनाव में जीतना जरूरी होता है। अगर वो पहले चुनाव नहीं जीता गया है और उसे प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिपरिषद में नियुक्ति मिल गई है, लेकिन वह किसी भी दोनों सदन का, चाहे वो लोकसभा को या विधानसभा को, सदस्य नहीं है, तो उसे 6 महीने के भीतर उसे संसद का सदस्य या किसी देश का राज्य में किसी जिले में चुनाव को जीतना जरूरी हो जाता है। अब कैबिनेट मंत्री ये कौन होते हैं? अमूल सत्ताधारी या पार्टी गठबंधन के वरिष्ठ नेता और प्रमुख प्रभारी होते हैं। ये जो पार्टी के ये अमूल सत्ताधारी पार्टी और गठबंधन पार्टियों के वरिष्ठ नेता और प्रमुख मंत्रियों के प्रभारी होते हैं।
स्वतंत्र, अब नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। यह अमून छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं और विशेष रूप से कैबिनेट द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग लेते हैं। ये छोटे होते तो वही कैबिनेट के अंतर्गत ही है, पर उनको ऊंचे पद नहीं दिए जाते हैं। तो ये छोटे पद के होते हैं, लेकिन अगर कोई संसद में सभा होती है तो उसमें इनको शामिल करना जरूरी होता है या इनको शामिल होना जरूरी होता है। राज्य मंत्री ये अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। अब हमारा पॉइंट आता है प्रधानमंत्री के अधिकार। प्रधानमंत्री के अधिकार सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं, जैसे कि कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता, और करना, विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय करना, विभिन्न जितने भी विभाग हैं उनके कार्यों में समन्वय करना, विभिन्न विभागों के आपसी विवादों में निर्णायक भूमिका निभाना और विभिन्न विभागों के कामों में सामान्य निगरानी करना, सभी मंत्रियों को काम का वितरण करना आदि। कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। मोस्ट पॉइंट, जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है और गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री विभिन्न समूहों और गुटों के गठबंधन के साझेदारों की राय के अनुसार निर्णय लेता है। तो ये प्रधानमंत्री के अधिकार है। वेरी मोस्ट प्रधानमंत्री के अधिकार बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं कि प्रधानमंत्री के अधिकार बताइए। सेकेंड टॉपिक आता हमारा राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति के अधिकार क्या है? ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपके बहुत बार पेपर में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति का चयन सीधे जनता द्वारा न होकर संसद और राज्य विधानसभाओं के स्थायी सदस्यों के द्वारा होता है। राष्ट्रपति का चयन, मैंने आपको पहले ही बताया कि राष्ट्रपति का चयन सीधे जनता द्वारा नहीं होता है, ये संसद के सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा होता है। राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम मात्र के अधिकारों का प्रयोग करता है, फिर भी देश के सभी राजनीतिक संस्थाओं के कामों की निगरानी करना, सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले में मुख्य भूमिका निभाता है। सभी प्रमुख नियुक्तियां जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों आदि की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। कोई भी विधेयक बनता हो तो वो राष्ट्रपति की सलाह या राष्ट्रपति के आदेश या राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ही के बाद ही कानून बनता है। अगर राष्ट्रपति अनुमति नहीं देता है तो कानून पास नहीं होता है। और अभी वर्तमान में हमारा राष्ट्रपति जी हैं, वर्तमान में रामनाथ कोविंद, और प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी। तो ये हमने वर्कशीट 41 का एक्सप्लेन किया है, राजनीतिक कार्यपालिका। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। कार्यपालिका किसे कहते हैं और तथा देश में इसकी जरूरत क्यों है? कार्यपालिका किसे कहते हैं और देश में इसकी जरूरत क्यों है? तो इसका आंसर होगा सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने वाली संस्था को कार्यपालिका कहा जाता है। देश में संसद द्वारा पारित विधेयक या कानून
को लागू करने के लिए कार्यपालिका की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 2, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में क्या अंतर है? तो राजनीतिक कार्यपालिका, इसका चुनाव जनता के वोटों के द्वारा होता है। इसका चयन 5 वर्ष के लिए होता है। इसके लिए शिक्षित होना अनिवार्य नहीं होता। इनके सदस्यों को मंत्री, नेता, जनता के प्रतिनिधि आदि के नामों से बुलाया जाता है। ये तो राजनीतिक कार्यपालिका है। अब हमारे पास राजनीतिक अस्थायी कार्यपालिका है। अब स्थायी कार्यपालिका, इसके पॉइंट है, इसका चयन सिविल सेवा परीक्षा पास करके किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, इसका चयन 60 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए किया जाता है। इसके लिए शिक्षित होना जरूरी है और शिक्षित होने के बाद ही इसे सिविल सेवा में पास किया जाता है। तो शिक्षित होना अनिवार्य है। इसके सदस्यों को नौकरशाह, सरकारी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी आदि नामों से बुलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे देश में प्रधानमंत्री को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है, वर्णन करिए। तो आंसर है, हमारे देश में प्रधानमंत्री को निम्न अधिकार प्राप्त है। फर्स्ट पॉइंट, कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये, हर बार पेपर में पूछा जाता है। विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय करना। विभिन्न विभागों के आपसी विवादों में निर्णायक भूमिका निभाता है। और जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। क्वेश्चन नंबर 4, देश में राष्ट्रपति पद की भूमिका के महत्व को लिखिए। ये भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में पूछा जाता है। फर्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति का चयन जनता के द्वारा न होकर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा होता है। पॉइंट नंबर 3, राष्ट्राध्यक्ष केवल नाममात्र के अधिकारों का प्रयोग करता है। फिर भी देश के सभी राजनीतिक संस्थाओं के कामों की निगरानी करना, सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले में मुख्य भूमिका निभाता है। राज्य के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों आदि की नियुक्ति करता है। जितने भी भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, जितने भी राज्य के न्यायालयों के न्यायाधीश हैं, राज्यपाल राज्यों में, उन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर भी राष्ट्रपति होता है। कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। तो ये सभी हमने क्वेश्चन आंसर इस वर्कशीट के कर लिए हैं। आप मेरे इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, सुनते रहिए और बार बार देखते, सुनते और समझते रहिए ताकि आपको हर पॉइंट याद हो जाए। मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एवं सब्सक्राइब जरूर करना।